नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में छापेमारी की जो खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सीबीआई ने 2 जून को दर्ज की नई एफआईआर। 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। 2017 से अब तक 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज है। करीब 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। एसपी सरकार में हुआ था रिवर फ्रंट घोटाला। 95% बजट खर्च पर भी काम पूरा नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने दागी कंपनियों को काम दिया। विदेशों से महंगा सामान खरीदने का आरोप। सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज किया गया है और करीब 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। इस पर फिजूल खर्ची का भी आरोप है। विदेश दौरे के नाम पर फिजूल खर्ची। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। गाजियाबाद के कौशांबी में सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर रूप सिंह यादव के फ्लैट पर छापा मारा गया। वहीं बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी के आवास पर सीबीआई ने रेड की तो आगरा में पूर्व मंत्री नितिन के घर सीबीआई पहुंची। लखनऊ में उस वक्त के इंजीनियर के घर पर सीबीआई ने छापे मारे। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के आवास से जांच टीम को कई दस्तावेज मिले। वहीं गोरखपुर में सीबीआई ने एक ठेकेदार पर भी शिकंजा कसा है। ताबड़तोड़ छापेमारी रिवर फ्रंट घोटाला मामले में। पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है। और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, तो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है। 7 राज्यों में पड़ रहा है। और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। जनता की गाड़ी कमाई को आप लूटते हो और फिर दुहाई देते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं फिर से 2022 में। आपका जो पर्दाफाश हो रहा है समाजवादी पार्टी का, ये सही जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का चेहरा रिवर फ्रंट घोटाले के जरिए सामने आ गया है। लखनऊ से रजतमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। सीबीआई मुख्यालय से शंकर आनंद, राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता विशाल मेहरा, राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी, और विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ऋषभ, आप ये बता दीजिए कि अब तक कितनी छापेमारी और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। अजय, देखिए, एक मामला तो नवंबर 2017 में ही सीबीआई दर्ज कर चुकी थी, जिस मामले में चार्जशीट लग चुकी है। रूप सिंह यादव, राजकुमार यादव तत्कालीन सिंचाई विभाग के सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे, और 4 कारोबारियों के खिलाफ। ये तो फरवरी में 2021 में इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सीबीआई को जो तथ्य मिले थे उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की है, और ये स्कैम और बड़ा होता चला जा रहा है। जिसके बाद अब ये 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, और 173 ठेकेदार और फर्म हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। अभी तक जो हमें जानकारियां मिल रही है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में छापेमारी हुई है। वहां से कुछ कागजात जुटाए गए हैं, जो बिल्स थे सारे उस वक्त के बिल्स, और कुछ ऐसे टेंडर बताए जा रहे हैं जो कि गलत तरीके से दिए गए थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ फर्म्स को दिए गए थे, वो भी सीबीआई ने जुटा लिए हैं। तो कुल मिला के जितने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, सरकारी अधिकारी और ठेकेदार, वो सब तो सीबीआई के नेट में आ चुके हैं। अब देख सीबीआई के नेट में ये सब के सब आ चुके हैं और अभी उन्हीं की पड़ताल कर रही है सीबीआई मुख्यालय दिल्ली से। मेरे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर, 7 राज्यों तक क्या तार फैले हैं इसके? क्या जानकारी उभर के आ रही है? क्या सीबीआई बता रही है? देखिए, इस मामले में जो अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो इसमें कि राजस्थान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ कई पश्चिम बंगाल में इसके तार जुड़े हुए हैं। और इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है सीबीआई हेडक्वार्टर से कि तकरीबन 800 टेंडर
जारी किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। 800 टेंडर मायने रखता है कि 800 टेंडर आखिर किस तरह से जारी किया गया और उस टेंडर को जारी करने में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि टेंडर जब जारी किया जाता है तो उस मामले में सबसे पहले विज्ञापन निकाला जाता है, जो न्यूज़पेपर्स में देखा जाता है, लेकिन उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। उसके बाद दूसरी टेंडर प्रणाली की बात करें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो टेंडर प्रणाली में हिस्सा ही नहीं ली, लेकिन उसको उसमें डाल दिया गया, उसका नाम उसमें डाला गया। बाद में जब सीबीआई की तफ्तीश हुई तो पता चला कि उस कंपनी ने तो टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। तो आखिर क्यों ऐसा किया गया? इसके साथ ही वो किनके इशारे पर इस तरह के फर्जी टेंडर को भरा गया। इसके साथ ही इस मामले में ये भी एक खुलासा हुआ है कि जो जिस तरह से बकायदा सीबीआई आज छापेमारी कर रही है तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जिस तरह से बकायदा बरामद हुआ है, जिस तरह से सीबीआई की टीम अलग अलग जैसे नोएडा और गाजियाबाद से कुछ टीम जो है बकायदा लौटी भी है अभी छापेमारी करने के दौरान, तो उन्हें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें यह पता चला है कि टेंडर के साथ साथ कुछ ऐसे जो लोगों का जो डायरी है जो जिसमें कि कई लोगों के साथ लेन देन का जो ब्यौरा है उसकी भी जानकारी है। तो वो सीबीआई जो इस तरह से बकायदा वो डायरी अब जब्त की है, तब उस डायरी से अब आने वाले वक्त में कई राज खुलने वाले हैं, जिसमें कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेता और इसके साथ ही जो सरकारी अधिकारी रहे हैं उसके खिलाफ जो है बड़े खुलासे हो सकते हैं और आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पे कहा जा बिल्कुल सकता है कई लोगों पर हो सकते हैं। ये धर्मेंद्र मामला- यादव समाजवादी पार्टी के नेता, सबसे पहले आप ही से सवाल कि ये तो आप रिवर फ्रंट को चमकाने चले थे, पार्टी पर दाग लग गया, चेहरे पर दाग। बीजेपी कह रही है कि पता चल गया समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी। बोलूं अजय जी? जी, जब पहला केस दर्ज हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद 2017 में दर्ज हुआ था और 2017 के बाद 2021 आ गया आज तक। इको आ रही थोड़ी, लेकिन आपकी आवाज 2021 आ अच्छी गया आ रही है, है बताइए। और 2021 जी 17 से 21 तक क्या किया सीबीआई ने, क्या किया सरकार ने, ये मुझे नहीं पता है। रही बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं। जो भारत सरकार का नमामि गंगे प्रोग्राम है वो 28,790 करोड़ का है और जो गोमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का है आप मुझे बताइएगा। और इनके ही विधायक बिठूर विधानसभा से कानपुर के घाट पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस पे सीबीआई की कोई जांच नहीं हुई, उस पे आज तक पता नहीं चला कि आखिर जांच में निकला क्या। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है द्वेष की भावना में आके काम करती है। जो आपकी सीबीआई है, जो एजेंसियां हैं, उनका काम अगर कहीं अनियमितता हुई उसे पकड़ा जाए। जी नहीं तो अब ऐसी ऐसी बातें अगर खुलकर आ रही है, राकेश त्रिपाठी जी आप पहले जवाब दे दीजिए। अब मेरे साथ विक्रम सिंह साहब भी हैं, उनसे मैं पूछ लूंगा इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी के मतलब क्या होते हैं पुलिस में, लेकिन पहले आप तो जवाब दीजिए। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की सरकार पर ये बदनुमा दाग है। जब ये रिवर फ्रंट योजना जिस तरह से बन रही थी, जिस तरह से चल रही थी, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। और कहा था कि समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हम उन पर जांच कराएं और सरकार आने के बाद हमने अपने संकल्प को पूरा किया, क्योंकि ये जनता का पैसा है। ये कहीं से परिवार की कोई कमाई नहीं है जिसको लाए और रुझा दिया। आप 95% राशि को खत्म कर देते हैं और 60% काम नहीं होता है। ऐसे फर्मों को टेंडर दे देते हैं जो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है, जो पहले से ही दागी है। पूरी प्रक्रियाओं का जम करके दोहन किया गया, उसमें हर प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। विदेशों से ऐसे सामान मंगाए गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। पूरी प्रक्रिया में बंदरबांट जिस तरह से की जा रही थी, इस पूरे मामले में हमने एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई थी और उसने जो जब जांच की रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया गया और सीबीआई ने गिरफ्तारी भी की है, अपनी चार्जशीट भी फाइल की है और तमाम सारे एविडेंस किए, जिसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला था। 1500 करोड़ के लगभग राशि का इसमें घोटाला किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के टैक्स से जमा की गई राशि है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को वापस मिलनी चाहिए थी। जमा की गई राशि है, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को रिवर वापस मिलनी चाहिए थी। इसको कोई विक्रम सिंह साहब तिजोरियों में भर ले, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए आज जब कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी एक पार्टी के एक पेट में पाई, दर्द हो रहा है। जनता की एक एक पाई की कीमत बहुत ज्यादा है इस देश में। देश गरीब है, यहाँ की जनता की पाई पर डाका नहीं डाला जा सकता विक्रम सिंह साहब। लेकिन अगर इतनी बड़ी छापेमारी चल रही है तो कितना बड़ा यह मामला हो सकता है? 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी सीबीआई की। अजय जी, ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। एक गरीब प्रदेश के 1500 करोड़ का घोटाला
और अभी तो परत दर परत जब सामने आएगा अजय जी, तो ये घोटाला और ज्यादा व्यापक हो सकता है। 40 जगहों पर ठिकाने का मतलब इस गिरोह, मैं कहूंगा संगठित गिरोह जिसने प्रदेश को छलनी कर दिया, उसके बारे में कार्रवाई, उसका तो स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन जो 4 चरण बताए गए हैं, सबसे पहले जिन कंपनियों ने टेंडरिंग में भाग नहीं लिया उनको कार्य आवंटन, नंबर 2 अनावश्यक विदेश यात्रा, नंबर 3 विदेशों से घटिया सामान आयातित करना, नंबर 4 अपने तरफ से वो कार्य करना जो कि मतलब वो प्लान ऑफ एक्शन में ही नहीं था। ये तमाम घोटाले और जो स्पेसिफिक्स हैं, विदेश ट्रैवल जो है डॉक्यूमेंटेड है, जो टेंडरिंग हुई तो है ये क्या बताता है? दागी जो थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको भी ठेका दिया गया, इससे क्या मतलब? ये तो अब यही तो कह रहे, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक लगते ही रहेंगे, लेकिन दागी ठेकेदारों को, जिनको आपको प्रवेश नहीं देना चाहिए थे कार्यालय में, उनको आपने कार्य दिया। ये तो प्रथम दृष्टया पहले तो इनको तभी डिसमिस हो जाना चाहिए थे इंजीनियर साहिबान का, जिन लोगों ने टेंडरिंग प्रोसेस को बाईपास करके उसको विषाक्त कर दिया। दागी लोगों को टेंडर देने का मतलब क्या था? भ्रष्टाचार। धर्मेंद्र यादव जी, आप सुन रहे हैं सारी जो फैक्ट निकल करके आ रहे हैं और जो विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं, जो राकेश जी बता रहे हैं, इसको तो आप नहीं काट सकते। विक्रम सिंह साहब जो बता रहे हैं, विक्रम सिंह साहब एक सीनियर अधिकारी रहे हैं। ये भी बता दें कि जो आपका राफेल का डील है वो रिलायंस डिफेंस इसका जवाब, अब रिवर फ्रंट का जवाब राफेल नहीं हो सकता। राफेल की बात राफेल की बात होगी, रिवर फ्रंट में अगर घोटाला है तो यहाँ का नमामि गंगे अभी जो राकेश जी बता रहे थे, 1500 करोड़ रुपए घोटाला है। आप मुझे बता दो कि 1500 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट का वैल्यू है और 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई काम ही नहीं हुआ है, इनके हिसाब से 0 काम हुआ है। तो चैनल पे आके झूठ बोल देना बहुत आसान है। मैं तो ये कहता हूं धर्मेंद्र जी कि 1 रुपए का घोटाला होता हो जाएगी। नहीं अजय जी, हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं जनता। आप पहले से कैसे बता सकते घोटाला है? नहीं, अब देखिए, मैं ये तो कोर्ट तय करेगा। सुनिए, 3 तारीख को अजय जी कोर्ट तय करेगा, सीबीआई तय करेगा, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसमें 3 तारीख को जब इनके पूरे अधिकारी खाली हो गए पंचायत चुनाव में जितवा के भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद 4 तारीख का इनका एजेंडा तैयार था। 5 तारीख को छापे मारना शुरू कर दिया। अब ये देखना थोड़े दिन बाद जो जिला पंचायत सदस्य ने वोट नहीं दिया है उनके घर पे छापे पड़ेंगे। तो छापे मारना इनकी परंपरा है, झूठ बोलना इनकी परंपरा है। नमामि गंगे में इन्होंने 28,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। विशाल जी, इन्होंने क्या किया मुझे बताइए, जब इनके विधायक ने कहा। ठीक है, एक और प्रोफेसर साहब हमारे पास हैं, डीयू से ही हैं, आप ही की तरह, आप पॉलिटिकल साइंस के एनालिस्ट भी हैं। विशाल जी, आप जरा बता दीजिए हमें कि क्या इसीलिए यूपी गरीब का गरीब रह जाता है और उसमें काम करने वाले लोग, उसके लिए काम करने वाले लोग अमीर बनते चले जाते हैं ऐसे ही मामलों से? देखिए अजय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आम आदमी का पैसा, जो टैक्स पेयर है, जो कि राष्ट्रहित में लगना चाहिए, और राष्ट्रहित में ना लगने के बजाय जो प्रोजेक्ट्स अलॉटेड है उसमें ना लगने के बजाय वो कहीं और पहुंचता है और लोगों की जेब गर्म होती है। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो घोटाला हो रहा है, एक तरफ तो तमाम इंक्वायरीज हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, और आज पहली बार तो जांच हो नहीं रही है कि चुनाव आ रहा है तो ये सब किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में ही तो मुकदमा दर्ज किया गया था, फिर न्यायिक जांच हुई थी, और न्यायिक जांच ने जब रिकमेंड कर दिया था, दोषी पाया था, उसके बाद तो सीबीआई जांच सौंपी गई थी। तो ये, और मजेदार बात तो ये अजय जी की 60% भी काम नहीं हुआ और 90% से अधिक पेमेंट किया जा चुका है। ऐसे कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जो डिफॉल्टर है ऑलरेडी, ऐसे सामानों को मंगाया जा रहा है जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। और यही नहीं अजय जी, आज मैं आपको एक बात और बताऊं, कैग ने 31 मार्च 2018 तक 2014 से लेकर रिपोर्ट सबमिट किया था, और तब भी उसने ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 97,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था, विभागों के पास कोई लेखा जोखा नहीं मौजूद था। ये तो और बड़ा मामला हो गया कि 97,000 करोड़ तक की बात जो कही गई थी रिपोर्ट का, जो आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे भी याद आ रहा है। लेकिन जल्दी से राकेश जी, आप ये बता दीजिए, धर्मेंद्र जी को लगता है कि अब चुनाव आने वाला है इसलिए सारा पिटारा खोल रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी जानते हैं कि इसके आगे आने वाली जद में कौन है, क्योंकि घोटाले में संलिप्त तो लोगों के नाम तो धर्मेंद्र जी तो जानते हैं ना, भीतर के लोग हैं, इनकी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि कार्रवाई अब आगे किन पर होने वाली है। इसीलिए घबराहट है, इसीलिए इनको आज ये पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आप निश्चिंत रहिए,
चुनाव का मुंह देख करके सीबीआई को बैठाया नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो हर समय कोई ना कोई होगा। कभी स्थानीय निकाय का होगा, कभी पंचायत का चुनाव होगा, कभी लोकसभा का चुनाव होगा, कभी उपचुनाव होगा। तो क्या सीबीआई जांच नहीं करेगी? चुनाव देख करके हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएगी? चलिए ठीक है, जिन लोगों ने भी घोटाला तो किया है, नतीजे बता देंगे, हर चुनाव में सीबीआई को लगाइए आप, नतीजे बताएंगे और कोर्ट भी बताएगा। लेकिन क्या वाकई ये घोटाला और जनता के पैसों का घोटाला, तो तय तो आप ही को करना पड़ेगा। वाकई चुनाव आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बलिया में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। उप मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। शहर कोतवाली में सैकड़ों अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। एसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मंत्री उपेंद्र तिवारी को गालियां दी थी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने गालियां दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जो अब मामला तक दर्ज हो चुका है, तो मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। देखिए, यकीनन जिस तरह से मामला सामने आया है, राजनीति में गिरावट की बात कही जाती है, लेकिन इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो देखा जाता है, लेकिन किसी की मां को, किसी की बहन को गाली देना, ये कभी विरले ही होता है। और इस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये घटना सामने आई है। हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर क्या घटनाक्रम था जिसके बाद इस तरह की बातें सामने आई। देखिए, राजनीति करते हुए हम लोग को आज 27-28 साल होने जा रहे हैं। 7-8 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति, छात्र राजनीति में रहे हम लोग। अब बलिया की राजनीति में लगभग 21 साल समय हो। लेकिन बलिया के इतिहास में, आज़ादी के 72-73 साल के इतिहास में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई कि किसी की जीत हो। जीत तो 2012 में मेरी पूरे पूर्वांचल में अकेले हुई थी। और कल अंबिका चौधरी जी का लड़का आनंद चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष जीता है। जब पूरे प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, और उस समय माननीय मुलायम सिंह के दाहिने हाथ थे अंबिका चौधरी जी कहे जाते थे, और तब 2012 में फेफना विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुझे विधायक बनाया था। और हमारे कार्यकर्ता बुलाते रहे कि सम्मान करिए, और उसी में हमने हराया था। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 विभाग के साथ मंत्री बनाया। लेकिन हमने कभी जश्न नहीं मनाया। इतनी बड़ी जीत पर कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला गया, कहीं किसी के प्रति दुर्भावनापूर्ण बात नहीं कही गई। और यहाँ तक कि मैं विधायक बन के था और वो मंत्री बन के थे, तो हमारे राजीव जी, लेकिन आरोप उपेंद्र जी पर भी लगे हैं अपशब्द कहने के 2 तारीख को बंद के दौरान। लेकिन मैं इन सब चीजों को हमेशा बचाता रहा हूँ। लेकिन बलिया की पॉलिटिक्स में श्री अंबिका चौधरी जी और श्री नारद राज, इन दोनों लोगों का ऐसा नाम है जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे। उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि पहले आपने अपशब्द कहे और उसके बाद जो ये मामला सामने आया, ये निंदनीय है और ये हमारे खिलाफ साजिश है। आप हमारे फुटेज को निकाल लीजिए कि हमने क्या अपशब्द बोला है। मैंने वही बात बोला है जो श्री अंबिका चौधरी जी ने 2015 या 16 में, आज उसी पार्टी में श्री संग्राम सिंह यादव जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए थे, और समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता थे कि इसलिए कि हारने के बाद भी 5 विभाग के साथ मंत्री बनाया गया। लेकिन जब वो आए, दोनों लोग एक सगे रिश्तेदार, लेकिन आज दोनों साथ में हैं। तो उस समय उन्होंने श्री अंबिका चौधरी जी ने कहा था कि नेता और बाप रोज रोज नहीं बदलते, इसलिए संग्राम यादव कितने बाप और कितने नेता बदले हैं आप बताइए। यही बात और घर के और भी लोग हैं, उनका क्या कहना है जिस तरह से बातें हुई है कि बलिया की जनता मीडिया के माध्यम से श्री अंबिका चौधरी से जानना चाहती है कि उनकी राजनीति की शुरुआत समाजवादी जनता पार्टी के नेता गौरी भैया जो चंद्रशेखर जी के बहुत करीब होते थे, उनका झोला लेके ढोने का काम करते थे। यानी समाजवादी जनता पार्टी से उन्होंने शुरुआत किया, फिर चंद्रशेखर जी के झोला ढोने का काम किए। देखिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन परिवार को गाली अगर देता है ये कहीं नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर जिस तरह से उपेंद्र तिवारी की मां को, बहन को गालियां दी गई, उसके बाद उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं, वो लगातार रो रही हैं। वो मां जी, जो ये घटना सामने आई है, क्या कहेंगी?
हम का कहिए बबुआ, हम तो फोटो मोबाइल लेके हम जाते रही जोगी जी की कितनी देख ला केकरा जमाना में भइल बा, तारा जमाना में भइल बा, बोलनी के कुछ दंड चाहिए कि ना चाहिए। उन्हीं के ऐसे ने दंड मिले के चाहिए कि जिंदगी भर एथी में जेल में बंद रह सो, घर के मुंह ना देख। हम ये कह मुआओ लोग जन, बाकी हर बेसिक जेल में रह सो, घर के मुंह जन देख। जौना मुंह से गाड़ी दिले बड़े सो तवना मुंह से उन्हीं के जेल में रह सो जिंदगी भर। घरे महतारी बहन के मेहरारू के मुंह जन देख सो, जिंदगी भर छछनत। सवाल यही है कि अगर आरोप कुछ कहा भी था मंत्री ने तो उनको जवाब देना था उनके परिवार वालों को क्यों। हमारे साथ उनकी बेटी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या कहना चाहोगी? मेरे को अभी तक कुछ बोला नहीं। इस घटना पर फिलहाल इन बहन को टारगेट बनाया था। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी की पत्नी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगी? मैं तो पॉक्सो एक्ट का डिमांड करूंगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इसकी डिमांड करूंगी। तो जैसा कि आपने सुना कि जो परिवार है वो ये मांग कर रहा है कि राजनीति वो नहीं करते हैं, उपेंद्र तिवारी करते हैं, तो ऐसे में उनका नाम क्यों घसीटा गया, उनके नाम पर क्यों गालियां दी जा रही हैं? और माता जी से ये बड़ा सवाल है कि भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची इस पूरे परिवार को। क्या लगता है उनको कि राजनीति में जनता की सेवा करने लोग उतरते हैं और इस तरह से हमला परिवार पर, परिवार की प्रतिष्ठा पर, इज्जत पर गाली के जरिए, क्या क्या लग रहा है? जैसे उनकी पत्नी है तिवारी जी की मां है, उन पर क्या गुजर रही है भावनात्मक तौर पर? देखिए, यकीनन जैसा कि आपने देखा कि उनकी माताजी ये कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगी और वो चाहेंगी कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई की जाए। माताजी, ये इस आप लंबे समय से ये राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की घटना कभी दोबारा पहले हुई? कबू आज तरीके बच्चा पटक के जबान से हम देखते चलिए तो कबो ही घटना नहीं के जौन घटना ही बेरा हमारे पर घटल, कबो नहीं के घटल। हम अपन मोबाइल लेके जाते रही तो हमारे के दिक्कत होली, मोदी जी के जोगी जी के हम जाते रही कि ये बबुआ तर माई है, देख लीजिए माई के कौन गति होता, तो पकड़ ली हमारा के जाए ना दी। हम ये चाहते नहीं कि ऐसे न सजाई हो कि जिंदगी भर जेल में रहो, अपना घर के मुँह जन देखो। हम ये कह अब हम ना को भगवान कहीं हमारे के जौन कहले बारे तो हम काहे के कहे जाए। बाकी इतना कहब कि जोगी जी के मोदी जी के राज में हम जी के का करब कि हमारा ई गति हो, ये लोग तमाशा देखी लो, वो लोग के तो हम माई है, उपेंद्र तिवारी के माई है, तो वो लोग के माई है, तो वो लोग के राज में हमारी हाल भाई में तो वो लोग कैसे देखी के हमारे के ठाड़ हुई लो, वो कार्रवाई नहीं करके चाहिए। माता जी, इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा तो आज चली कल छूटी, मुकदमा का हम ना जानब कुछ। वहां के ऐसा न सजाई मिलो के जिंदगी भर जेल में रह। मुकदमा तो जुआ के खेल है, आज मुकदमा चली 10 बार चली फिर पटाई। तो जैसा कि आपने अजय सुना, उनका कहना है कि अगर हम उपेंद्र तिवारी की मां हैं तो हम मुख्यमंत्री की भी मां की तरह हैं, तो हम ये चाहते थे कि ये वीडियो उनको दिखाएं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी उसमें कुछ ऐसी कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटना ना हो। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मांगे? देखिए, हमें अभी ये संज्ञान में भी नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। जानकारी भी इस तरीके की घटना जब मैं फुटेज देखा तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि आखिर इस तरीके से कैसे किन लोगों ने हुआ। इस गहराई में मैं गया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय की साजिश के तहत अंबिका चौधरी के लड़के के जीत के जश्न पे जिस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके सुनियोजित तरीके से मुझे बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं बहुत आहत हूं और यह मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के राज में गुंडा माफिया, गुंडा मवाली का कहीं स्थान नहीं। लेकिन उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पिछले पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ये पहली घटना नहीं, इसके पहले 2 बार, एक बार नारद राय जी के लड़के ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन श्री लक्ष्मण गुप्ता
जो चेयरमैन थे ठीका पट्टा को लेकर बुरी तरह से मारा था, पिस्टल सटाया था, उसको लेकर के वो धरना कर रहे थे। मेरे स्वभाव में है कि जहां जहां जुल्म अत्याचार अन्याय होता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, उसमें भी मैं जा करके उस आंदोलन में कूदा। लक्ष्मण गुप्ता जी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते तो एक जुलूस व्यापारियों का निकला था जिसमें हम भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दयाशंकर सिंह हमारे मित्र प्रदेश के उपाध्यक्ष भी वो कर रहे थे। उस समय भी गोली चलवाने का काम उन्होंने किया, जिसमें भाजपा की मीडिया प्रभारी और मेरा प्रतिनिधि राकेश चौबे भोला को गोली लगी। ऐसे ही चंद्रमा यादव पशुपालक को लेकर के नरही थाने पर मैं कर रहा था, 10:30-11 बजे से धरने पे था। 10:30-11 बजे रात में पुलिस की गोली से मेरे ऊपर गोली चलवाई गई, जिसमें एक विनोद राय की हत्या हुई, दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हुए। तो ये पहली घटना नहीं। अंबिका चौधरी नारद राय को लगता है कि उपेंद्र तिवारी यूनिवर्सिटी की राजनीति करके बलिया की राजनीति में कैसे आ गया, कि जहां पे कोई बात होती है मेरा स्वभाव यही है कि जहां जुल्म अत्याचार अन्याय होता है किसी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे वो थे, खिलाफ लड़े थे 2002 में सुग्रीव सिंह, उनकी बहुत जिला पंचायत, वह खुद लड़े थे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। अमडरिया गांव में बूथ पे पुलिस के बल पे मार के अंबिका चौधरी के गुंडों ने गिरा दिया था। उस समय भी मैं जाकर के संग्राम सुग्रीव सिंह के साथ में खड़ा था। तो जब जब जुल्म अत्याचार अन्याय हुआ है मेरे स्वभाव में हुआ है, क्योंकि एक जीत हुई है और जीत के पीछे कारण है कि बलिया एक ऐसा जनपद रहा जहां 42 मेंबरों को लेकर के श्री अंबिका चौधरी और श्री नारद राय जी ने जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में रखे। मैंने पूरा फुटेज वहां के कप्तान और कलेक्टर को दिया, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आ पाए। वो लूट की जीत से अपहरणकर्ताओं जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण करने की वजह से उनकी विजय हुई है, जिसका जश्न मना रहे हैं। और उसी जश्न में आवेश में आकर के जो आज तक के इतिहास में, बलिया के इतिहास में नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे चंद्रशेखर जी जैसे नेता पैदा। उपेंद्र जी की पत्नी क्या कह रही हैं? वो क्या कार्रवाई चाहती हैं? हमला परिवार पर हुआ है, हमला परिवार की प्रतिष्ठा पर हुआ है। देखिए अजय, ये पहला मौका नहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि दयाशंकर सिंह जो बीजेपी के नेता थे, उनकी बेटी को लेकर भी बसपा के तत्कालीन नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य नेताओं पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई और उसके बाद स्वाति सिंह इस सरकार में भी मंत्री हैं। ऐसे में मंत्री जी की पत्नी का क्या कहना है वो जानेंगे। मैम, आप लगातार जुड़ी हुई हैं, इस तरह की घटना के बाद आप क्या चाहते हो? मेरी 9 साल की बेटी और 11 साल की बेटी पे इतना बड़ा, मतलब इतना अपशब्द, इतने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। मेरी 90 साल की सास के ऊपर इतना अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। मैं यही चाहती हूँ कि जितना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इन पे जल्दी से जल्दी की जाए। ऐसे लोगों के परिवार में भी माँ बहन बेटियां हैं, उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगी जो इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी की बेटियां ही हमारे बेटियों के स्कूल में ही पढ़ती हैं। मैं यही चाहूंगी कि आज मैं जो फील कर रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, मैं जो फील कर रही हूँ, वो खुद सोचे अपने बच्चों के ऊपर कि अगर उनके साथ ये हुआ होता तो वो क्या करते, तो वही कार्रवाई मेरे साथ भी करें। जैसा कि आपने अजय सुना कि जो परिवार है वो काफी आहत है इस घटना के बाद। हमारे साथ मंत्री जी की मां भी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। माता जी, जो ये घटना सामने आई, इसको लेकर आप, जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, जिनके इशारे पर ये हुआ, उनको क्या नसीहत देना चाहिए? कड़ा से कड़ा सजा देवे के चाहिए। जैसे जौना सब मुंह से शब्द निकलने वालो, ये शब्द केहू सुनी तो मूर्छा के गिर पड़ी। लाज के मारे बोली ना निकली। इतना खराब शब्द भाई भाज कल बोलो लोग बहिया टूट गिर पड़ी। ऐसा न सजा दिए कि जिंदगी भर सरत रह से जेल में। ये कबो निकल के लगन जो निकल। हम ये राजीव, नहीं माता जी तो जैसा कि अजय आपने माता जी की आंखों में आंसू नजर आ रहा है। उनको पूछिए वो रो क्यों रही है, क्यों उनकी आंखों में आंसू? जेल में डाल दो जिंदगी भर खाती जेल में। देखिए, जिस तरह से अभद्र भाषा प्रयोग की गई है, अगर वीडियो में देखा जाए तो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा राजनीति में इसलिए आया कि उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। लेकिन ये इस कदर इस तरह के जो मामले हैं कि माँ बहन, किसी मंत्री या किसी नेता की माँ बहन को गाली दी जाए या इस तरह का जश्न मनाया जाए उनके घर पर, यह पहली बार हुआ है। और यही कारण है कि
मंत्री जी की मां आप देख सकते हैं कि लगातार ये रो रही हैं और इनका कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। माता जी, जिस तरह से बात सामने आई है, आप क्या अपील करोगे सीएम से या अदर लोगों से? ये अपील करो कि इतना लोग मंत्री भइल बा, विधायक भइल बा, केकरा महतारी बेटी बहिनी के बेटी के मेहरारू के गति भइल बा, जो हमार गति होता, हमनी के गति, उपेंद्र तिवारी के मेहरारू के गति होता, ये काहे खती होता? एक कुछ जानल चाहिए कौन गलती कैले बा। हमका चौथी तो उठल तो मैं किनाब करके वोट चोरा घोल चोरा करके जीत गई है, तब न पास वही के प्रसादी हमारे का बटता रहे, हमारे परिवार के बटता रहे। क्या संदेश वो देना चाहते थे घर पर आकर इस तरह का तांडव करने का? जीत के जश्न में ये तांडव संदेश क्या देना चाह रहे थे? वो क्या बताते हैं तिवारी जी या फिर उनके परिवार? अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उपेंद्र तिवारी बलिया में बीजेपी के पक्ष में लामबंदी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसी से वो नाराज थे और उन्होंने आकर इस तरह की हरकत की। क्या लगता है आपको कि ऐसा करके वो क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से, चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, योगी जी के सरकार के मंत्रिमंडल के हम लोग मंत्री हैं, जो भी संगठन का और सरकार का आदेश होता है उसका पालन करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो निर्देश दिया गया उसका कसौटी पर हम खरा उतरे। चूंकि बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और प्रमुख के चुनाव की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, तो उस चुनाव को जीतने के लिए, वो चुनाव लड़ने के लिए हमने अपने तरफ से प्रयास किया। इस प्रयास करने में उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि जहाँ पे जिला पंचायत सदस्यों को उठा के लेके चले गए, कितने जिला पंचायत सदस्यों के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा उन लोगों पर लिखवाया, और जैसे जैसे अपहरण का मुकदमा उनके ऊपर कराया जाता था तैसे तैसे वो छत्तीसगढ़ राजस्थान में रखे थे तो जिला पंचायत सदस्यों को छोड़ते थे। यानी मुकदमा कायम करना परिजनों के परिवार के ऊपर और उन जिला पंचायत सदस्यों को छोड़ना इस बात का प्रमाण था कि निश्चित रूप से बलिया जनपद के अंदर जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करना कि साजिश में अगर कोई है तो श्री अंबिका चौधरी, श्री नारद राज जी हैं, और उन लोगों ने बरामदगी भी करके दी। और इसीलिए हमने बलिया में भी मांग किया कि इनके ऊपर अपहरण का मुकदमा कायम किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसी से आक्रोशित होकर के कि उसमें काफी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसे 12-13 मेंबर को छत्तीसगढ़ राजस्थान से हमने छुड़वाया। अगर वो मेंबर सब होते तो सबके गार्जियन, बाद में उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों के अभिभावकों को घर से भी उठा करके हाईजेक करा लिया और घर में तालाबंदी करा दिया कि कहीं उपेंद्र तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात न हो सके, नहीं तो फिर उस जिला पंचायत सदस्य के भी माँ बाप की तरफ से तहरीर पड़ जाएगी तो एक अपहरण का मुकदमा कायम होगा। इस तरीके से बलिया जनपद के जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान, झारखंड में रखा गया। अभी भी झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पार्वती होटल की पूरी फुटेज है, जहां पे मैंने अपने नेटवर्किंग के जरिए अपने लोगों को मैं भेज चुका था। इसकी रिपोर्टिंग मैंने अवनीश अवस्थी जो को भी किया था कि हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके ये झारखंड में रखा गया, इनको बरामद, इसकी सूचना मैं बलिया कप्तान को भी दिया था। लेकिन मुझे अफसोस है। लेकिन मंत्री जी, जो ये घटना हुई है उसको लेकर अंबिका चौधरी का कहना है कि उनका कोई इसमें रोल नहीं है, ये एक साजिश के तहत की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान और जितने घटनाक्रम हुए हैं, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो न रही कांड में भी मैंने कहा था, और उसी में अखिलेश यादव जी ने तत्काल घटना के बाद कप्तान और कलेक्टर को सस्पेंड किया था, उसी में इन लोगों को भी बर्खास्त किया था, पार्टी से निकाल बाहर किया था। लेकिन अभी जैसे पार्टी में लोग आए हैं तो फिर अराजकता उसी चरम सीमा पे इन लोगों ने चढ़ाया है। और हम तो कहना चाहते हैं तो एक कि राजनीति मैं करता हूं, इस राजनीति में मेरी 90 साल की माँ का क्या वो है, हमारी धर्म पत्नी घर में है, हमारी बहनें हैं, उनका क्या सहयोग है, हमारी 2 नाबालिग बेटियां हैं जिसकी उम्र की 8-9 साल है कि 11 साल है, इनका क्या कसूर है कि राजनीति हम करें और तुम नारा में स्लोगन के रूप में हमारी माँ, बहन और बेटी को भद्दी भद्दी तुम गाली दोगे। ओके, आखिरी सवाल कि खुद मंत्री है उपेंद्र तिवारी, उनके पार्टी की सरकार है, अगर उनके खिलाफ ये हो सकता है तो फिर तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई होगी? यकीनन यही कारण है कि आप
यही कारण है कि आपने देखा कि चाहे उपेंद्र तिवारी की मां हो या फिर उनकी पत्नी, वो लगातार मांग कर रही हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, आपकी सरकार है, आप खुद उसमें मंत्री हैं, और उसके बावजूद अगर ये घटना आपके साथ हो सकती है तो फिर और लोगों कैसे सुरक्षित होंगे? तो इस मामले में और क्या कार्रवाई, किस तरह की उम्मीद? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मेरे साथ ये पहली घटना नहीं। जब उनकी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दोनों लोग मंत्री थे, तो दो बार मेरे ऊपर अटैक कराए थे। क्योंकि इस चुनाव की कमान माननीय योगी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय बंसल जी ने बलिया की हमें दी थी, तो इस चुनाव की कमान को मैंने संभाला और 21 तारीख से चुनाव लड़ना शुरू किया। तो काफी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उनकी आग की मैं किरकिरी हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जितना लड़ना चाहें, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जनता में मेरी स्वीकारता है। बलिया की जनता ने भी खारिज कर दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी खारिज कर दिया था। अभी उनके लड़के को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, अध्यक्ष बना, तो उन्होंने ये नग्न तांडव किया है। लड़ने के लिए मैंने अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सक्षम हूं, लेकिन जिस तरीके से चलिए, धन्यवाद हम करना होगा राजीव तिवारी जी को। ये बातें पूरे उनके परिवार की तरफ से जो सामने आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल कि एक राज्य मंत्री के साथ ऐसा सलूक अगर हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हो सकता है। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।